बिल्कुल। सर आपने तो इस पद को जिया और आपने बहुत सारे ऐसे कदम भी थे जो सख्त थे और कहीं कोई उस दौर में बिल्कुल भी कोई इफ एंड बट नहीं था। लेकिन 2014 से 19 भी थोड़ा-सा ठीक कह सकते हैं। फर्स्ट टेन्योर जो अगर मोदी का लें और उसमें वो आपके सुषमा स्वराज जैसी तेज-तर्रार और आपकी सहयोगी साथी और कई मुद्दों पर आप लोग तो अड़ जाया करते थे। 19 के बाद जो सीन है, 19 से 24 और 24 से अब हम 26 में आ गए हैं। तो अब तो ब्यूरोक्रेसी के भरोसे और वो पीछे से देखा जाए तो उसको तो सीधे से मोदी ही चला रहे हैं ना, विदेश नीति तो मोदी के हाथों में। कोई स्वतंत्र जो एक हमारा पक्ष होता है, हम बात कर सकते हैं, वो तो सब खत्म हो चुका है ना शायद। इसलिए इतने ऐसे दुष्परिणाम सामने चले आ रहे हैं, निरंतर निकलते चले आ रहे हैं। ये भी एक बात है। बिल्कुल बात है। और मैं यहाँ पर बहुत कुछ अफसोस के साथ संजीव जी इस बात को कह रहा हूँ कि सुषमा स्वराज के बाद उन्होंने विदेश मंत्री किसको बनाया? जयशंकर को। जयशंकर क्या थे? वो विदेश सचिव थे। तो विदेश सचिव को आप विदेश मंत्री बना देते हैं तो दुनिया के देश जो हैं वो भी चुनाव जीत के नहीं आए, राज्यसभा में आए जी। तो दुनिया इस बात को समझती नहीं है, देखती नहीं है। ऑफ कोर्स देखती है कि ये तो एक बहुत मामूली आदमी है, विदेश मंत्री कुर्सी पर बैठ गया वो दूसरी बात है, उसको गंभीरता से कोई नहीं लेगा। तो चारों तरफ अगर आप नजर दौड़ाएं तो हमारी विदेश नीति जो पीएमओ से चल रही है, पीएम के द्वारा चलाई जा रही है शुरू से 2014 से, उस नीति के अंतर्गत आके हम आज इस मोड़ पर खड़े हो गए हैं। और मैं बताता हूं आपको कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है मोदी जी की कि हम अमेरिका के पाले में खड़े रहेंगे। और उसके पीछे क्या कारण है? योर गेस इज एज गुड एज माइन। एक और हमने दिलचस्प देखा, देखिए ईरान के सुप्रीमो मारे जाते हैं, हत्या होती है उनकी, हमने पिछली बार भी बात की थी, और उस हत्या के बाद दुनिया के देशों ने कंडम्ड किया, खुलकर किया। बहुत सारे मुल्क ऐसे भी थे जो कहीं यूएस के पाले में भी दिखते, लेकिन उन्होंने किया, उस चीज पे आए थोड़ा सा। लेकिन हमारे यहाँ 6 दिन बाद आपने जो कहा, विदेश सचिव को जाना पड़ता है, वो जाके, चूंकि शायद जो चारों तरफ से थूतू हो रही थी, उस थूतू के होने के चक्कर में कंडोलेंस मैसेज आप फिर वो दूतावास में जाकर लेकर, ये भी बड़ा शर्मनाक दृश्य है। शायद आप इसमें भी नहीं अपनी बात रख पा रहे। ये तो इतना, तो ये तो बहुत एक पहली आपकी वो होती है कि कंडोलेंस तो आप कर ही सकते हैं, इतनी स्वतंत्रता तो हमें मिलनी चाहिए, होनी चाहिए हमारे पास। अगर आप जो आप कह रहे हैं कि अमेरिका हमें डिक्टेट कर रहा है, तो वहां इतनी इस तरीके से कि आप वो भी नहीं कर सकते। इसमें भी एक नोट आपका। नहीं, अभी 2 दिन के बाद पार्लियामेंट का दोबारा सेशन शुरू होगा, बजट सेशन होने वाला है। जी हाँ। और ये लोग जानते हैं कि उसमें बहुत सारी बातें उठेंगी। और ये भी मसला उठेगा कि अयतुल्ला खमैनी की शहादत के बाद आपने क्या किया। तो एक तरह से इन्होंने डैमेज कंट्रोल किया है, अपने विदेश सचिव को भेज के ईरानियन एम्बेसी में उस रजिस्टर पर दस्तखत करवा के डैमेज कंट्रोल है। और ये कितना भी डैमेज कंट्रोल कर लें, पॉइंट ये है कि इस लड़ाई में भारत की वो दुर्गति हुई है, लड़ाई के मैदान में नहीं, डिप्लोमेसी के मैदान में, जो मुझे लगता है कि आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसको ऐसे भी देख सकते थे, सोनिया गांधी जी का वो आलेख, राहुल गांधी की जो कहीं आपको नसीहतें, और बाकी विपक्ष ने बहुत चीजें बहुत पॉइंट आउट किया। और शर्मा शर्मी बोलो, जो गोदी मीडिया सर सब सब्जबाग है। गोदी मीडिया को लेकर आप पहले भी कह चुके हैं कि वो कहां ले जाके खड़ा कर रहा है देश को, वो समझ ही नहीं पा रहा है अपने हितों के लिए, सरकार की गुलामी के चक्कर में। और अब तो ये भी आ गया हम लोग के, अब जाकर टीआरपी पे रोक की बात आई है कि कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। लेकिन ये चीजें ये होना चाहिए वक्त वक्त पर। और कुछ जगहों पर तो आप जो राष्ट्र सर्वोपरि, देश प्रमुख, सब चीजें आप केवल और केवल लफबाजी के अलावा कुछ नहीं है। दोनों तीनों चीजों पर आपका एक नोट सर। नहीं, बिल्कुल। देखिए, सरकार की सबसे बड़ी ताकत क्या रही है? 56 इंच की छाती के पीछे का राज क्या है? एक बनावटी छवि, इमेज, जो सच्चाई से कोसों दूर था। उसको बनाने में किसने सबसे ज्यादा मदद की? गोदी मीडिया ने। इस देश के उद्योगपति जो मीडिया चलाते हैं, बड़े बड़े घराने, वो सरकार के गुलाम हैं। उनकी मीडिया, उनके द्वारा चलाई जाने वाली मीडिया भी
सरकार की गुलामी करती रही है। और सरकार को और खास करके प्रधानमंत्री जी को यह भरोसा था और शायद आज भी है कि कुछ भी हो जाए हम सच्चाई लोगों तक पहुंचने ही नहीं देंगे। सच्चाई जब लोगों तक पहुंचेगी तब ना लोग इसके बारे में कहेंगे कि भाई ये ठीक हुआ या गलत हुआ। सच्चाई पहुंचेगी ही नहीं। सच्चाई पहुंचाने का और क्या तरीका हो सकता है? आप जैसे बहादुर जर्नलिस्ट हैं, वो यूट्यूब वगैरह चला के कोशिश करते हैं कि सच्चाई लोगों तक पहुंचे, लेकिन उसका लिमिटेड प्रभाव है। तो ये एक इन्होंने इंतजाम कर लिया शुरू से कि हम सच्चाई को छुपाएंगे, हम वही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचने देंगे जो हमारे पक्ष में होगा। और लोग जो हैं, चूंकि उनके पास सच्चाई पहुंचेगी नहीं, तो इसलिए वो बराबर वाहवाही करने के लिए तैयार रहेंगे हमारे। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। पिछले सत्र में जो विपक्ष की भूमिका थी वो बहुत प्रभावशाली थी। आने वाले सत्र में भी हम उम्मीद करते हैं कि उनकी जो भूमिका होगी वो प्रभावशाली होगी। और आपके और इस शो के माध्यम से मैं उनको एक मशवरा भी देना चाहता हूँ, प्लीज। और वो ये है कि आप ये सुनिश्चित करें कि पार्लियामेंट का सेशन चले। कुछ भी उत्तेजना सरकारी पक्ष की तरफ से फैलाए जाए, आप खामोश अपनी सीट पर बैठे रहें और केवल इस बात की मांग रखें स्पीकर साहब के सामने, सदन के सामने, कि इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वो समय फिक्स करें। आपकी वजह से संसद का सत्र डिसरप्ट नहीं होना चाहिए और देश को और दुनिया को पता चलना चाहिए कि आखिर डिसरप्शन के पीछे कौन लोग हैं, यानी कि सरकारी पक्ष है। बेशक नहीं, तभी शुरुआत तो 9 और 10 को जो होनी, उसमें तो स्पीकर के खिलाफ वो अविश्वास प्रस्ताव है, वो बड़ा खल रहा होगा सरकार को, और निश्चित तौर पर उसमें वो करेगी, कोशिश करेगी जो आप करें। मैं इसमें एक चीज आपने मैं चाह रहा था कि इस पे जरूर मोहर लगाइएगा आप, या आप उस पर कमेंट करिएगा जो मैंने कहा कि क्या वो सोनिया गांधी जी का आलेख, ये विपक्ष की इतनी, या राहुल गांधी का जो नसीहत है, ये डैमेज कंट्रोल करने की यही वजह है कि कुछ तो हम बोल पाएंगे कि नहीं नहीं हम गए थे, ये शायद है इसके पीछे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और विदेश सचिव का जाके इस पर दस्तखत करना, ये डैमेज कंट्रोल के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन लेकिन इससे बच पाएंगे? अभी आप तो चिड़िया तो खेत चुन नहीं चुके नहीं, हैं। केवल इससे नहीं बच पाएंगे। लोग उनसे पूछेंगे ना, जैसे मीडिया के कुछ लोग ऑलरेडी पूछ रहे हैं कि भाई वो जहाज जो हमारे यहाँ गेस्ट बनकर आया था उसको डुबा दिया, जी। हमारे पड़ोस में डुबा दिया, उस पर आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हमारे देश में आकर वो बकवास करके गया जो छोटा मोटा पदाधिकारी है उनका उपसचिव, कि हम भारत को आगे नहीं बढ़ने देंगे, उस पर आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो इस खामोशी के पीछे राज क्या है, मजबूरी क्या है, ये तो सवाल ऑलरेडी लोगों के मानस में है, आपके हमारे मानस में है, तो लोग जो इस पर नजर रख रहे हैं उनके मानस में भी है। और अगर मजबूती के साथ विपक्ष सदन में इस बात को उठाता है, पार्लियामेंट में, और उसके बाद पार्लियामेंट का सेशन जब खत्म हो जाता है तो इन मुद्दों को लेकर वो लोगों के पास जाता है, सड़क पर उतरता है, तब इसका प्रभाव और ज्यादा गहरा होगा। सर देखिए, हम 225 लाख करोड़ प्लस के कर्ज में है भारत देश, बाकी तो राज्यों की हालत भी खस्ता है, बेहद खस्ता है। अब जो इसके दुष्परिणाम है ये युद्ध के, जिसपे हम आपने काफी प्रकाश डाला, 12% क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए, आ गया है, सूचना आ गई। गैस के दाम इन्होंने, जो चाहे रसोई गैस हो या फिर कमर्शियल गैस हो, उसके दाम बढ़ा दिए हैं, और वेटिंग की आ गई सूचना ये कम से कम 21 दिन पहले। और ये कह रहे थे बड़े दावे से कि हमारे पास, मुझे याद है कि 9 फरवरी को जब सत्र चल रहा था तो हमारे जो तेल मंत्री हैं उनका कहना था, हरदीप पुरी साहब का, कि हमारे पास 74 दिनों का स्टॉक है। अब आ गया 25 दिन का है। अगर हम 9 फरवरी से जोड़े तो अब पता नहीं क्या जुड़ घटा है उनका, खैर वो अपनी जगह है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो महंगाई बम के लिए देश तैयार हो जाए, भयावह एक बहुत जबरदस्त ब्लास्ट हो रहा है, होने जा रहा है ये, बिल्कुल। क्योंकि एज ए पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर के क्या क्या दुष्परिणाम आम तो है ही, लेकिन देश और क्या क्या कहां किस गर्त में जाने वाला है, क्या संभावनाएं देखते हैं आप एज ए पूर्व? मैं इसको झेल चुका हूं स्वयं। 2000 नहीं, 1900, हाँ 2003 में जब ये सब हुआ था,
तो उस समय विदेश मंत्री था, उसके पहले मैं वित्त मंत्री था, लेकिन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का सदस्य था। तो मुझे पता है कि इसका क्या असर पड़ता है। अब कुछ बातें बदल गई हैं, जैसे कि हमारे पास एक बहुत मजबूत भंडार है फॉरेन एक्सचेंज का। तो फॉरेन एक्सचेंज का संकट जो उस समय हो सकता था या हुआ था, वो इस बार नहीं होगा। लेकिन तेल उपलब्ध होगा तब तो हम खरीदेंगे उसको। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है, अमेरिका ने हमको इजाजत दी है इस बात की, अलाउ किया है, जैसे कोई अपने नौकर चाकर को अलाउ करता है कि तुम रूस से उन जहाजों से तेल उठा सकते हो जो हाई सीज में है, और हम जाएंगे रूस के पास और ये उठाएंगे। रूस ने भी खत्म कर दिया है जो रिबेट दे रहा था वो। तो तेल महंगा होगा, ऑलरेडी लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि $150 तक उसकी कीमत जा रही है। आज के ताजे दाम तो $92 प्रति बैरल पहुंच हो गया। तो इसका असर क्या हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा? तो अवेलेबिलिटी जो है वो प्लस उसकी जो कीमत है, उपलब्धता और कीमत दोनों का असर पड़ेगा हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर। और जैसे कि घरेलू गैस के बारे में उन्होंने ऑलरेडी आदेश निकाल दिया, उसी तरह मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि तेल के राशनिंग का बुरा वक्त हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। लेकिन तेल की कीमत तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और तेल बढ़ेगा तो सब कुछ बढ़ेगा, कोई चीज फिर अछूती नहीं रहेगी। कैस्केडिंग इफेक्ट होगा उसका अर्थव्यवस्था के ऊपर।